अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ रहे हैं नावल माला की लास्ट एपिसोड का पार्ट नंबर 8। शुरू करते हैं नावल माला। गो के वहाँ से जाते हुए कशमाला मुबीन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन माहिर के दिल से वो कलक ख़त्म ही नहीं हो रहा था। सारा दिन बेजारी से इस सुर्ख इमारत में गुजर गया। हर गुजरते लम्हे के साथ इसे अफसोस हो रहा था। वो ये सब कुछ वैसे नहीं कर सका जैसे इसे करना चाहिए था। उस गुफ्तगू प्लस्तर और चूने के ढेर के दरमियान नहीं करना चाहता था, लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों में वो इतना मसरूफ़ हो गया था या शायद माला को इस सब को प्रोसेस करने का वक्त दे रहा था। दोनों सूरतों में गलती इसकी थी। मगरिब का अंधेरा फैल रहा था जब वो सुर्ख इमारत से निकला और दिल से कार की चाबी ले ली। चेहरे पर झुंझलाहट थी। ड्राइव करते हुए कार सड़क पर डाल दी। साथ ही कार फ़ोन पर माला को कॉल मिलाने लगा, फिर रुक गया। नहीं, वो ये फ़ैसला खुद करेगा। इस मामले में इसको मेहनत और कोशिश खुद करनी होगी, क्योंकि वो मर्द था। कार आगे बढ़ती जा रही थी और शहर की सड़कों पर रश वीकेंड के बाद ज़्यादा था। रात धीरे धीरे फैल रही थी और वह सुख पल के ऊपर ड्राइव कर रहा था जब कार फ़ोन पे एक नंबर जगमगाने लगा, 1N50। अमूमन इस नंबर को देख के माहिर फरीद के चेहरे पर मुस्कुराहट आती थी। जहन में माला का कहा फ़िक्रा गूंजने लगा। वो अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहती थी। माही से इसका हमेशा एक दोस्ताना ताल्लुक़ रहा था और वो जानता था कि अगर कोई शख्स इस नए ताल्लुक़ पर बहुत खुश होगा तो वो माबीना मुबीन थी। माहिर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उंगली से बटन दबाया तो कार में माहबीना की आवाज़ गूंजी। कैसे हैं आप माहिर बे? इसने एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ाया, एक कार को ओवरटेक किया और बैक व्यू मिरर में देखते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। माही तुम कैसी हो? बच्चे कैसे हैं? और तुम्हारा हस्बैंड? इसने याद करने की कोशिश की कि माही के शोहर का क्या नाम था, लेकिन वो भूल गया था। इसका शोहर अमूमन पिक्चर में नहीं होता था, इसलिए इसे याद नहीं रहता था। हम सब ठीक हैं। खामोशी छा गई। पहले से लगा इसका वहम है, लेकिन खामोशी का दुरानिया बढ़ा तो वो खनकारा। यकीनन माला ने तुमसे बात की होगी। जी, इसने बात की थी। मुबारक हो आप दोनों को, मैं आपके लिए खुश हूँ। इसकी आवाज़ में खुशी नहीं थी, इसकी आवाज़ स्पार्ट थी। माहिर को अपनी गर्दन के पीछे कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। थैंक यू माही। वो अल्फाज का चुनाव एहतियात से कर रहा था। खामोशी फिर छा गई। मैं जानती हूँ आपने ये फ़ैसला बहुत सोच समझ के किया होगा, लेकिन क्या मैं आपसे चंद बातें पूछ सकती हूँ? पूछो माही। इसने फिर से बैक व्यू मिरर में देखा। पीछे एक कार के हेडलाइट्स चमके थे, नीली जीप। फिर एक दूसरी कार इसके सामने आ गई। इसे लगा इसने इस कार को सुबह अपने आसपास देखा था। आपकी मंगनी तो कुछ अरसा पहले तक अपनी कज़न से हुई थी, क्या वो ख़त्म होगी? क्या माला ने इसके बारे में नहीं बताया? इसका लहजा मज़ीद मुहतात हो गया। दोनों के दरमियान ऐसा तनाव छुपाया जो इस्तांबुल से वैन को दूर तक फैल गया था। बताया था, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। अपनी कज़न से कमिटमेंट करने के बाद आपने इसको छोड़ दिया और माला के आते ही इससे कमिटमेंट कर ली। क्या ये बात मुनासिब है माहिर बे? माहिर ने गहरी सांस ली। एक्सीलेटर से पाँव ढीला किया, रफ्तार स्लो हुई। वो कार को आखिरी लेन में ले गया। माही, ये सब इतना आसान नहीं है कि मैं दो फिक्रों में इसकी वजाहत कर दूं। मैं आपसे वजाहत नहीं मांग रही, बल्कि मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। मैं सुन रहा हूँ। इसके सारे असाब तन गए थे। दूसरे हाथ से टाई की नॉट ढीली की। आपकी शादी की सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। जिस लड़की से आपकी शादी होनी थी वो आपकी कज़न थी, चाचा की बेटी। आपने एक लम्हे में इससे की हुई कमिटमेंट तोड़ दी। क्या गारंटी है कि आप माला को बीच रास्ते में नहीं छोड़ देंगे? तुम्हें क्यों लगता है मैं माला को छोड़ दूंगा? क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? वो जैसे हैरान हुआ था। मैं आपको जानती हूँ और आप मुझे। आपने बड़े बड़े मौक़ों पे हमारी मदद की है, यहाँ तक कि बदर को वापस लाना भी आप ही का कमाल था। आपके हम दोनों बहनों पे बहुत एहसान है। लेकिन मैं एहसानों की बात नहीं कर रही, मैं कमिटमेंट की बात कर रही हूँ। माला से आपने अगर कमिटमेंट की है तो क्या आपको यकीन है कि आप इस कमिटमेंट को निभाएंगे? इसके हलक में जैसे बहुत से कांटे अटक गए। बहुत दफ़ा होंठ खुले और फिर बंद किए। तो मेरी और माला की कहानी से वाकिफ़ हो। हमारा 7 बरसों का है, हम अलग नहीं हो सकते। हम हमेशा एक दूसरे को वापस ढूंढ लेते हैं। मैंने इससे किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ा। आप लाहौर से भी चले गए थे और इसको कुछ बताए बगैर, तब हालात मुख्तलिफ थे, लेकिन आप तो वहीं हैं माहिर बे। क्या गारंटी है कि इस दफ़ा आप मेरी बहन को बीच रास्ते में नहीं छोड़ देंगे? इसने स्टीयरिंग का रुख घुमाया। कार एक दूसरी सड़क पर डाली। बैक व्यू मिरर में फिर से नीली जीप की झलक दिखाई दी। माहिर ने एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। तुम्हें किस चीज़ का खौफ है माही? मेरी बहन ने बहुत दुख देखे हैं। इसने अपनी तरफ से एक दुरुस्त फैसला किया था, वो दुरुस्त नहीं निकला। एक मर्द ने इसको अंदर बाहर से तोड़ कर रख दिया है। इसने अपने बच्चे को अकेले पाला है। मैंने इसको बहुत अरसा बहुत से लोगों से मिलवाने की कोशिश की, लेकिन इसको हर शख्स के बारे में दूर अंदर ही ये खौफ होता था कि वो इसे बीच रास्ते में छोड़ देगा। अबेंडमेंट की इनसिक्योरिटी आपके बारे में वो बहुत मुतमईन है। इसको लगता है कि आप इसको कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुझे आपके मुंह से सुनना है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन को दोबारा तकलीफ़ मिले। अगर आप अपनी कज़न से कमिटमेंट तोड़ सकते हैं तो आप माला से कमिटमेंट भी तोड़ सकते हैं। अगर आपने मेरी बहन को बीच रास्ते में छोड़ा तो आपको मुझे जवाब देना होगा। बोलते बोलते माही का सांस फूल गया था। माहिर फरीद ने गहरी सांस ली
वैक्यूम मिरर में दिखाई देती नीली जीप अब बहुत दूर रह गई थी। इसके चेहरे पर बहुत सा तनाव और तशवीश थी। अलबत्ता जब वो बोला तो आवाज़ पुरसकून थी। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, न इसे कभी अकेला करूँगा, चाहे ज़िंदगी में जो भी मकाम आए। मैं इसके साथ था, हूँ और रहूँगा, सिवाय इस सूरत में कि इसने बहुत कुछ हलक में उतारा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और मौत हमें जुदा कर दे। इसके अलावा मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कोई गारंटी नहीं दे सकता, बस वादा कर सकता हूँ। दूसरी तरफ फिर से खामोशी छा गई। अलबत्ता वो बरे-आज़मों के दरमियान फैला तनाव जैसे कम हुआ। मुझे आप हमेशा से अच्छे लगते हैं। आप मेरे दोस्त भी हैं, मोहसिन भी, लेकिन मुझे अपनी बहन आपसे कहीं ज़्यादा प्यारी है और मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि इसको फिर से तकलीफ़ मिले। इसलिए वो जैसे आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर इसकी आवाज़ भीग चुकी थी। आप हर रोज़ इस अहद को दोहराएंगे कि आप माला को कभी बीच रास्ते में अकेला नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ूंगा। राब्ता मुनक़ता हो गया, आवाज़ सर्द पड़ गई और कार खामोश हो गई। इसने दिल में दोहराया, नहीं छोड़ूंगा, सिवाय इसके कि मौत हमें जुदा करे। फिर स्पीड बढ़ा दी। अलबत्ता इसकी आंखें बार बार बैकव्यू मिरर की तरफ उठती थीं। वो जीप अब इसका ताक़ुब नहीं कर रही थी। ज्वेलरी स्टोर के अंदर चकाचौंध रोशनियाँ फैली थीं। वो पार्किंग से निकला और एक दफ़ा दाएं बाएं देखा। दूर दूर तक कहीं भी इस नीली कार का नामो निशान नहीं था। माहिर ने सर झटका। जो वक्त मकतूब था, इसने ना कोई एक लम्हा आगे बढ़ सकता था ना पीछे। फिर इसे किस चीज़ की परवाह थी, डर कैसा। वो स्टोर में दाखिल हुआ तो सूट में बलबूस एक लड़की इसके सामने आई। खुश आमदीद माहिर बे, आपकी अपॉइंटमेंट बैरिन खानम के साथ है, आप बैठें, वो आती होंगी। वो मुस्कुरा दिया। तने आसाब जैसे ढीले करने की कोशिश की। अलबत्ता जहन के पिछले किसी खाने में ख़तरे की घंटी बार बार बज रही थी। जब तक वो इनकी मखमले सोफ़ों पर बैठा और बैरिन खानम आई और एक के बाद एक ज्वेलरी डिश इसके सामने रखती गई। वो नीली जीप इसके जहन से महव हो चुकी थी। ज्वेलरी केसेस में चमकती दमकती बहुत सी अंगूठियाँ रखी थीं। बैग अड़ी तिरछी शक्लों वाले हीरे। इसकी निगाह इन तमाम आंखें ज़ख़ीरा करते पत्थरों पर फैलती गई। ज़ारा को इसने प्लास्टिक का एक टुकड़ा थमा दिया था। वो अपने लिए अंगूठी खुद ले आई थी और इसके लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिट कार्ड बिल छोड़ गई थी, मगर कशमाला ज़ारा नहीं थी। माही ने सोच भी कैसे लिया कि उसे छोड़ देगा। वो ज़ारा की मिसाल दे रही थी। माला और ज़ारा का क्या मुकाबला था। उफ़, इसने जहन को वापस इन सख्त तरीन कार्बन के पत्थरों पर मरकूज़ करने की कोशिश की। सेल मैनेजर ट्रेजर में एक आंसू शक्ल वाली अंगूठी उठा के इसको इसकी खुसूसियत बता रही थी। डायमंड की क्लैरिटी कट, इसका रंग। माहिर फरीद ने पहलू बदला। ये सारी अंगूठियाँ ज़ारा जैसी औरतों के लिए थी। माला के लिए वो क्या ले सकता था। जब वो हर अंगूठी पर नफ़ी में सर हिलाता गया तो वो बैरन खानम साथ वाले सोफ़े पर बैठी बाजू से मखमली डिश को परे धकेला और माहिर फरीद की आंखों में देखा। आपको किस तरह की अंगूठी चाहिए। वो चंद लम्हे बेबसी से सोचता रहा। ऐसी चीज़ जो उसको अच्छी लगे। क्या आप इनको अपने साथ ला सकते हैं। इसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं अपनी पसंद से इसकी पसंद की चीज़ लेना चाहता हूँ। सेल्स मैनेजर ने समझते हुए सर ऊपर नीचे हिलाया। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप इसको अच्छे से जानते हो। क्या आप इसको अच्छे से जानते हैं माहिर बे। एक लम्हे के लिए माही की बातें, नीली जीप का ताक़ुब और चूने और प्लस्तर से भरी सुर्ख इमारत की महक हर शय जैसे इसके वजूद से उतर गई। वो मुस्कुरा दिया। तने आसाब ढीले हो गए। मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। सेल्स मैनेजर इसी दिलफरीब अंदाज में मुस्कुराई। फिर बताइए, इसको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। इसका बेटा। सेल्स मैनेजर ने सर दाएं बाएं हिलाया। मादी चीज़ों में, इंसानों में नहीं। इसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर कंधे उचका दिए। शायद इसका कैमरा, वो फ़ोटोग्राफ़र है। शायद इसका पेंट ब्रश। इसने याद करने की कोशिश की। वो क्या चीज़ अपने साथ रखती थी। अपनी हर कैद से निकलते हुए, एक नई कैद में जाते हुए, एक मुल्क से फ़रार होते हुए दूसरे मुल्क में जाते हुए, एक घर को छोड़ के दूसरे घर में आते हुए, वो क्या चीज़ है जो माला से कभी जुदा नहीं होती। वो एकदम चौंका। इसके पौधे। सेल मैनेजर खिल के मुस्कुराई। एक मिनट, वो कह के उठी और जब वो वापस आई तो इसके हाथ में एक स्याह मखमली केस था जिसके ऊपर एक अंगूठी जगमगा रही थी। इसने 2 उंगलियों से पकड़ के अंगूठी माहिर के सामने की। रोज़ गोल्ड रिंग की अंगूठी पर नन्हे हीरों से एक पत्ता बना था। माहिर फरीद ने बिलाखिर मुस्कुरा के गहरी सांस ली। इसको ये पसंद आएगा। आज के सारे दिन में सबसे अच्छा यही हुआ था। ज्वेलरी स्टोर के मुकाबले सड़क के किनारे वो नीली जीप खड़ी थी। हेडलाइट्स बुझी थी और ड्राइविंग सीट पर बैठा ज़ियाद सुल्तान स्टोर की ग्लास वाल को देख रहा था। जहाँ से इसे माहिर फरीद नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वो जानता था वो यहाँ क्यों आया था। इसने एस्केलेटर पर पैर रखा और जेब को जन से भगा के आगे ले गया। वो नीली जीप अगले 3 दिन तक माहिर को दिखाई न दी। वो जानता था वो इसका वहम नहीं थी, लेकिन काम ने वापस इसको इसी तरह उलझा दिया था। इस शाम वापस से वापसी पर नितास्ती आ गया। बैरबेल की बेकरी के बाहर अंधेरा उतर गया। स्ट्रीट के सारे रेस्टोरेंट और शॉप्स की बत्तियां जगमगा रही थी। बारिश के बाद सड़क गीली थी और इस पर इन बत्तियों का जर्द अक्स पड़ता था। ऐसे में बेकरी के अंदर जाओ तो जगह जगह तामीराती मटेरियल रखा था। दीवारों के नीचे फर्श पर प्लास्टिक शीट्स बिछी थी। जीने चढ़ के ऊपर आओ तो एक दीवार के सामने शीट पर बहुत से ब्रश, पेंट और लकड़ी के टुकड़े रखे थे। पहले की निस्बत तामीराती काम की शक्ल काफ़ी हद तक निकल आई थी। अलबत्ता
वो दीवार अभी तक नामुकम्मल थी। सामने लंबे काउच पर बदर बैठा था, पैरों पर कंबल और हाथ में मोबाइल था जिस पे कोई वीडियो चल रही थी। साथ हिलाल बैठी थी और वो चेहरा इन दोनों की तरफ मोड़े हुए इनकी गुफ्तगू सुन रही थी। बैरबल फरीद पहलुओं पर हाथ रखे खड़ा नाकदाना नज़रों से इस मोराल को देख रहा था जो कशमाला ने आधा पेंट किया था, और इस वक्त वो साथ खड़ी इससे पेंटिंग का मतलब समझा रही। जब बैरबल ने बोर सा होकर चेहरा इसकी तरफ मोड़ा, पहले ये डिसाइड कर लो कि ये बेकरी मेरी है या तुम्हारी। माला मुस्कुरा दी। बोरा स्वेटर पहने जिसके आस्तीन ऊंचे चढ़े थे और बाल छोटी पोनी में बंधे थे। इस सवाल पे इसके इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया था। बेकरी तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी बैरबल। तो माहिर बे के इस स्टंट का क्या जो इन्होंने तुम्हारे नाम बेकरी लगा कर किया था? बैरबल ने उंगलियों से फिज़ा में दस्तखत करने का इशारा किया, फिर हो ना हो में सर झटका। माला ने बेख्तियार मुस्कुराहट रोकी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि बेकरी किसके नाम है? ये तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी और तुम ही इसको चलाओगे। बैरबल ने सीने पर बाजू लपेट लिए। इसने ओवरसाइज फैट स्वेटर के साथ ट्राउज़र पहन रखे थे, कान में बाली और बाल कस के पौनी में बंधे हुए थे। बोरियत से दाएं बाएं देखा। जहाँ तक मुझे याद है मेरी बेकरी गुलाबी रंग की थी, और जहाँ तक मुझे याद है तुम अब गुलाबी रंगों का पीछा करने वाली उम्र से निकल चुके हो। बैरबल ने खफकी से इसे घूरा। बोला, कुछ नहीं, रंग बहुत अहम होते हैं बी। मैंने बेकरी को एक ज़्यादा बावकार लुक देने की कोशिश की है। पर्पल और ब्राउन, इन दोनों रंगों को आपस में मिक्स एंड मैच करने की क्या ज़रूरत थी? वो चिड़चिड़ा सा लग रहा था। गुज़श्ता आधे घंटे में जब से लोग जहाँ मौजूद थे, बैरबल ने हर चीज़ पर एतराज़ किया था। वो रंग माला के लिए अहम होंगे। बैरबल भाई, इट्स ओके, हिलाल ने पीछे से कहा। तो माला ने गर्दन मोड़ के इसे देखा। हिलाल के बाल फ्रंट चिटिया में बंधे थे और वो कोट पहने हुए थे। अंदर आने के बावजूद इसने कोट नहीं उतारा था। पूरी शफाफ आंखें बस सामने किसी नुक्ते को देख रही थी। माला ने एहतियातन एक दूसरी नज़र बदर पर डाली। हर चंद मिनट बाद इसे बदर की तरफ देखने की आदत थी। वो हिलाल के साथ काफ़ी अटैच हो चुका था। वो महफूज था। इसने इत्मीनान से चेहरा वापस बैरबल की तरफ मोड़ा। जवाब इसकी पैंट को करता किसी शय पर तबसरा कर रहा था। बैरबल कुछ कह रहा था जब माला किसी ख्याल के तहत रीलिंग पर झुकी। नीचे झांका। नीचे कोई नहीं था, लेकिन इसकी निगाहें दरवाजे पर जमी थी। वो जानती थी वो अभी खुलेगा। इसे माहिर के आने से पहले हमेशा मालूम होता है। एक लम्हा, दूसरा, वो मुस्कुराहट दबाने देखे गई। तीसरे ही लम्हे दरवाज़ा खुला। दरवाजे का कोना घंटी से टकराया। छन छनाहट गूंजी। चौकर से अंदर दाखिल होते माहिर ने पहले दाएं बाएं देखा, फिर ऊपर। इसे देख के वो मुस्कुरा दिया। माहिर आया है, माला ने मुड़ के इन सब को बताया। बैरबल ने एक नज़र इसके चेहरे को देखा जिस पे बेइंतहा खुशी थी। फिर क्या हुआ? रोज़ ही देखते हैं हम माहिर बे को। नाक से मक्खी उड़ा के वो दूसरी दीवार की तरफ बढ़ गया। अलबत्ता वो इसी तरह वहीं खड़ी माहिर को देखते गई जब तक कि वो जीने पर चढ़ता हुआ ऊपर ना आ गया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। माहिर के पीछे शबनम भी आई, पैड पकड़े ऊपर आ रही थी, लेकिन माला ने इसे तो देखा ही नहीं था। कहाँ पहुँचा तुम्हारा काम? वो इसके ऐन सामने आ रुका। इसने भी शायद वहाँ मौजूद किसी दूसरे फ़र्द को नहीं देखा था। वो भी सिर्फ माला को देख रहा था। कुछ दिन से काम सुस्त हो गया था, लेकिन हम इस महीने के आखिर तक बेकरी को ओपन कर लेंगे। ओह, वो मुस्कुरा के बता रही थी। बैरबल ने मुड़ के इन दोनों को देखा। निगाहों ने टेनिस बॉल की तरह माहिर से माला और वापस माहिर तक का सफ़र किया। फिर चेहरे पर मज़ीद बेजारियत उतर आई। सर झटक के वापस दीवार की तरफ मुतवज्जा हो गया। यहाँ आने की जहमत क्यों की माहिर बे? घर में आपसे मुलाकात हो ही जानी थी। माहिर ने चौंक कर इसकी तरफ देखा जो इनकी जानी पुश्त किए अखड़ा अखड़ा सा खड़ा था। फिर इसने गहरी सांस ली और खनकारा। एक नज़र इन सब को देखा, फिर रेलिंग से नीचे झांका। वहाँ चंद वर्कर्स अभी तक लगे थे। शबनम हिलाल के करीब आ खड़ी हुई थी। मुस्कुरा के सबको सलाम किया था, फिर इस्तकबालिया नज़रों से माहिर को देखा, जैसे फैमिली के दरमियान ख़ुद को साथ लाए जाने की वजह चाहना चाहती हो। माला भी माहिर को ही देख रही थी। हिलाल के तवज्जो भी यही थी। सिर्फ बैरबल फरीद था जो इस वक्त इस वाल मोराल पर तनकीद करने में मसरूफ़ था। जब माहिर एक दफ़ा फिर खनकारा, बैरबल इसी बेजारी से पलटा। क्या है? सीने पर बाजू लपेट लिए वो दोनों साथ साथ खड़े थे। भूरे स्वेटर्स वाली लड़की और गरे लंबे कोट वाला माहिर। वो खनकार के जैसे इन सब की तवज्जो हासिल करना चाह रहा था। कहिए, बैरबल ने बादल नाख्वास्ता सुनने पे आमादगी ज़ाहिर की। हमें आपको कुछ बताना है। शबनम बैठे बैठे एकदम से उठ खड़ी हुई। हमें? पे पलके ज़ोर से झपकाईं। फ़ौरन से बैरबल को देखा। बैरबल अलबत्ता हैरान नहीं हुआ। बताइए। वो सिर्फ बेजार था। एक लम्हे के लिए बेकरी की बिलाई मंजिल पर प्लास्टिक शीट्स और पेंट के डब्बों की महक के दरमियान खामोशी छा गई। फिर माहिर खनकारा। उठी गर्दन और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ इसने बारी बारी सबके चेहरे देखे। मैं और माला शादी कर रहे हैं। व्हाट? शबनम का मुंह एक लम्हे के लिए खुल गया, फिर जल्दी से इस पर हाथ रखा। अगले ही लम्हे सबसे पहले इसकी चहक गूंजी। बहुत मुबारक हो सर। वो एक कान से दूसरे कान तक मुस्कुरा रही थी और बिदक अपनी खुशी छुपाने की कोशिश कर रही थी। क्या वाकई? बिलाल खुशगवार हैरत से उठी और उसने जाके माहिर के गले लगी।
फिर इससे अलग हो गए इसने टटोल के माला के बाजू को थामा। वो भी इस तरह मुस्कुरा रही थी। मुझे मालूम था बदर और मैं एक साथ बड़े होंगे। वो माला के हाथ पकड़ के जोश से कह रही थी और सामने खड़ा बैरबल फरीद बाजू सीने पर रखे लपेटे उकताहट से बारी बारी सबको देख रहा था। बहलाल माला की तरफ आ गई तो माहिर ने बैरबल को देखा, एक अबरू उठाया। असूलों तो मुझे भी कहना चाहिए कि मुझसे मशवरा क्यों नहीं किया, वो इसी अंदाज में बोला, लेकिन वहाँ मौजूद किसी पे इसकी खुफकी का असर नहीं हुआ था। शबनम ने बस इसे घूरा। माला हंसती और माहिर इस तरह इसे देखते गया। बैरबल ने खुद ही कंधे उचका दिए, लेकिन चूँकि मैं एक मशीनी दिल का कंट्रोल फरीक नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग शादी का फ़ैसला मुझे बताए बगैर किया है। जो चाहो करो। फिर आंखें घुमा के बड़बड़ाया, जैसे हमें तो पता ही नहीं था कि ये शादी होने वाली है। शबनम ने उसे बुरी तरह घूरा, लेकिन वो इसी ढटाई और बेरुखी से कहता जा रहा था, वैसे भी तुम लोगों की खुशी 4 दिन की होगी, इसके बाद एक दूसरे से बेजार हो जाओगे और लड़ाइयाँ करोगे। ये टूथब्रश किसने रखा है और यह तौलिया किसका है, यही बन जाएगी ज़िंदगी। क्या आप थोड़ी देर के लिए किसी की खुशी में खुश हो सकते हैं बैरबल भाई? आपके हिलाल भी खफा हो गई। माला ने मुस्कुराहट बिदत लुकी। तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं बैरबल, क्योंकि हम हमेशा से लड़ाई करते आए हैं। ओके मुबारक हो। वॉट कब होनी है फ़िरोज़ी टेल वेल्डिंग? वो बादल नाख्वास्ता आगे बढ़ा, माहिर के कंधे से अपना कंधा और बाजू मिला के जैसे इसे मुबारकबाद दी और फ़ौरन अलग होकर इस वाल मोराल की तरफ चला गया। माहिर ने बस मुस्कुरा के जैसे अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। पर्पल और ब्राउन भी कोई कलर हैं, हो ना हो। साथ ही साथ वो बड़बड़ा रहा था, हम एक छोटा सा इवेंट करेंगे सिर्फ फैमिली के लिए, और शबनम तुम सारे इंतजामात देखोगी, क्योंकि मुझे करमदी इमारत के इफ्तिताह किसी शय का वक्त नहीं मिलेगा। शबनम को हिदायत देते हुए कह रहा था। हिलाल अब वापस माहिर के कंधे से जा लगी थी और इसका दूसरा हाथ थामा हुआ था। इसकी बेनूर आंखें खुशी से चमक रहीं। हिलाल के गिर्द बाजू फैलाए खड़े और शबनम को हिदायत देते माहिर ने किन अखियों से देखा कि माला काउच तक गई है, पंजों के बल अपने बेटे के सामने बैठी है और नरमी से इसके दोनों हाथ पकड़े हैं। बदर ने चेहरा उठा के माला को देखा, क्योंकि वो इसकी वीडियो रोक चुकी थी। वो नरमी से मामा इज़ मैरिंग दिस मैन से इसे बता रही थी। माहिर रुक के बेख्तियार इस तरफ देखने लगा। एकदम से इसका दिल ज़ोर से धड़का, जैसे इस छोटे से बच्चे ने अपनी माँ को इस चॉइस को अप्रूव करना हो। जैसे अगर वो इनकार कर देगा तो ये सब नहीं हो सकेगा। बदर ने एकदम चौंक के चेहरा उठाया। पहले इसने माहिर को देखा और फिर सीढ़ियों को, फिर वापस माहिर को और फिर अपनी माँ को देखने लगा। वो बार बार शायद वही बात दोहरा रही थी, इस उम्मीद पे कि इसे समझ में आ जाएगी। माहिर फरीद बिल्कुल ठहर के इससे देखे गया। बदर ने 2 दफ़ा दोबारा सीढ़ियों को देखा। माहिर ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा, वहाँ कोई नहीं था। नीचे वर्कर्स के काम समेटने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जीनों पे इस वक्त कोई नहीं था। क्या वो बच्चा कुछ ऐसा देख रहा था जो माहिर नहीं देख सकता था? इस सुबह आगो जाने से पहले भी इसने यही मंजर देखा था। बदर चौंका था। वो क्यों चौंका था? इसकी कमर पर जैसे चींटियाँ सी रेंगने लगी। बहुत सी पहेलियाँ वापस जहन में सर उठाने लगीं, जिन्हें वो हल नहीं कर सका था। पिस्ता और फ़िरोज़ी, पुलिस स्टेशन में बैठी वो औरत जो अपने एडॉप्टेड बच्चे के बारे में बता रही थी, कॉटन कैंडी मैन और इसकी शदीद एनोनिंग बेटी। बहुत से मनाजिर इसके सामने लहराए। इन सब में सबसे वाज़िया आवाज़ आलियान सादान की थी। नगीना बेगम बच्चे क्यों अगवा करती थी? वो दोनों समंदर किनारे बेंच पर बैठे थे, आमने सामने। फ़िज़ा में नमकीन पानी की महक थी और ऊपर पूरा चाँद जो इस गुफ्तगू का गवाह था। नगीना बेगम इस कदीम दास्तान की मानने वाली थी जो सहर इश्क से पैदा हुए बच्चे से जुड़ी है। कैसी दास्तान? उदम सादे सुन रहा था। बरसों से जिस सवाल ने इसे उलझा रखा था, आलियान सदान के पास इसका जवाब मौजूद था। सहर इश्क की इब्तिदा कब हुई हम नहीं जानते, लेकिन ये बादशाह सुलेमान के ज़माने में बहुत अरूज पे था। तब से अब तक इसकी कई शक्लें बदल चुकी हैं और बरसगीर के हिंदू जादूगरों ने इससे मुतालिक एक लोक दास्तां बना रखी है, जिसके मुताबिक आलियन ठहरा। चमकती आवाज़ों से सांस रोक के बैठे माहिर को देखा, जिसके मुताबिक सहर इश्क से पैदा होने वाले बच्चे जिन्नात के बच्चे होते हैं, यानी वो जिन जिसने ये जादू करने में मदद दी हो इसकी औलाद में हिस्सा होता है, और वो बच्चे खसूसी हसियात के मालिक होते हैं। इनकी छठी बहुत तेज़ होती है, वो मुस्तकबिल देख सकते हैं और शायद माजी भी ऐसे बच्चे बड़े हो के बेहतरीन जादूगर बनते हैं। ज़रा सा जादू सिखाने पे इनकी स्किल्स बहुत हद तक पॉलिश हो जाती हैं और अपनी ताकत के ज़रिए वो इस जादूगर को हमेशा की ज़िंदगी फराहम कर सकते हैं। हमेशा की ज़िंदगी, यानी आलियान ने इस बात में सर हिलाया। नगीना बेगम को यही चाहिए था ना। बच्चों के लिए इमॉर्टैलिटी नहीं, यकीन था कि सहर इश्क से पैदा हुए बच्चे अगर इनकी ताकत बन जाएं तो वो हमेशा ज़िंदा रहेगी, लेकिन इनको कैंसर था। ज़िंदा रहने के बहुत से तरीके हैं माहिर बे। हिंदू जादूगरों के मुताबिक हमेशा की ज़िंदगी किसी जिस्म के अंदर नहीं मिलती, बल्कि रूह को मिल जाती है। इसीलिए
नगीना सुल्तान को अपनी मौत का खौफ नहीं था, क्योंकि इन्होंने जितना जादू प्रैक्टिस किया था इसके मुताबिक इनकी रूह को जिस्म से निकलते ही हमेशा की आज़ादी मिल जाएगी और यूँ वह इस दुनिया में जब तक चाहें रह सकेंगे, जो चाहें कर सकेंगे, कोई इन्हें देख नहीं सकेगा और जिस्म की कमज़ोरी और कैद से आज़ाद हो जाएंगी और इस हमेशा की ज़िंदगी के साथ यानी अपनी रूह के साथ वो अनगिनत जन्नात पे हुकूमत कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए इन्हें इन बच्चों की रूहें चाहिए थी। क्या ये सच है? आलियान धीरे से हंस दिया। अगर ये सच होता तो हमारे गिर्द बहुत सी रूहें मुंडला रही होती जो हमारी ज़िंदगियां ख़राब कर रही होती हैं। सॉरी माहिर बे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक अलविजन था जिसके पीछे बहुत से जादूगर भागे हैं और अब तक भाग रहे हैं, और ये इसलिए सच नहीं है क्योंकि सहरे इश्क से पैदा हुए बच्चे गैर मामूली सलाहियतों के मालिक नहीं होते। ना ज़ियाद सुल्तान ऐसा था, ना आलियान सादान ऐसा है। हम सब नॉर्मल बच्चे थे। नगीना सुल्तान ने अपने पास जितने बच्चे कैद किए थे वो सब नॉर्मल थे। इनमें से कुछ ने जादू सीखा और कुछ कुन जहन ही रहे। सिर्फ हिलाल थी जो इन खसूसियात की मालिक थी, और लेकिन ये खसूसियात इसको पैदाइशी मिली थी। खुदा की तहकीक, खुदा का तोहफ़ा जो किसी को भी मिल सकता है। कुछ लोग इसके साथ भी पैदा होते हैं, कुछ लोगों को ये तब मिलती है जब वो शदीद दुख से गुजरते हैं। नगीना सुल्तान ने समझा कि वो इनके जादू का नतीजा है और इसी अलविजन के पीछे भागते हुए इन्होंने हम सबको जादू सिखाया। इसलिए तुम हिलाल के पीछे जाते हो, तुम इसे इस्तेमाल करना चाहते हो। कहा ना, मैं अब इसके पीछे कभी नहीं जाऊंगा। माजी में जो हुआ इसको मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं किसी भी इमॉर्टल ज़िंदगी से अलविजन के पीछे नहीं भाग रहा। मैं इस दुनिया की सिर्फ एक काम करने आया हूँ और वो है पैसा बनाना। जादूगरी ने इस काम में मेरी मदद की है और अगर हिलाल मेरे साथ मिल जाती तो हम मिलकर अपनी इस एम्पायर को बढ़ा सकते थे, लेकिन वो आप ही की बहन है, वो ऐसे किसी काम पर राज़ी नहीं होगी, इसलिए मैं इसका पीछा नहीं कर रहा। और माला का बेटा बदर, क्या तुमने इससे इसलिए अगवा किया था क्योंकि तुम इसकी गैर मामूली सलाहियत चेक करना चाहते थे? आलियान धीरे से हंस दिया। बदर में कोई गैर मामूली सलाहियत नहीं है, वो एक एथेस्टिक बच्चा है जिसकी माँ ये मानने पर तैयार नहीं है कि वो आर्टिस्टिक है। वो बोल नहीं सकता और वो एक आम जहन का आम बच्चा है। मुझे बदर से कुछ नहीं चाहिए था सिवाय थोड़े से चौस के, थोड़ी सी शरारत के। इसलिए मैंने आपको कहा ना, मैं दोबारा इस बच्चे के करीब नहीं जाऊँगा। रिलैक्स माहिर बे, रिलैक्स। हिलाल इसके कंधे से लगी कुछ कह रही थी। शबनम भी इनके साथ खड़ी तेज़ तेज़ बोल रही थी और बैल जवाब में बेजारी से चंद लुकमों का इजाफा करता था। अलबत्ता माहिर फरीद सिर्फ़ और सिर्फ काउच पर बैठे बच्चे को देख रहा था। वो अब अकेला बैठा था। वो वीडियो नहीं देख रहा था। वो गाहे बगाहे गर्दन मोड़ के खाली जीनों को देखता, फिर वापस माहिर को। माहिर ने एक दफ़ा फिर इन जीनों की तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था। क्या वाकई आलियान ठीक कह रहा था? क्या वो एक आम जहन का आम बच्चा था, या मैं कुछ ऐसा देख रहा था जिसे वहाँ मौजूद कोई शख्स नहीं देख सकता था, खुद हिलाल भी नहीं? हॉस्पिटल के सन रूम में इस वक्त मरीज़ों की मुलाकातियों का रश नहीं था। अंदर हाल में अपने बेड पर मालिक फरीद टेक लगाए बैठे थे। बाजू से लगी नालियों में बेरंग दवा कतरा कतरा उतर रही थी। वो ऐनक लगाए आईपैड पे कुछ देख रहे थे। जब आहट पे सर उठाया, बेड की पायंती के साथ कोई आके खड़ा हुआ। कैसे हैं आप? कशमाला मुबीन को देख के इनके होंठों पे एक मोहम सी मुस्कुराहट उभरी, फिर मांद हो गई। आईपैड की स्क्रीन बुझा दी गई। इसी मशीनी चेहरे के साथ इसे साथ रखे स्टूल पर बैठने का इशारा किया। वो अपना कैमल कोट पहने हुई थी, अलबत्ता टोपी सर पे मौजूद नहीं थी। सारा दिन टोपी में बाल बंधे रहने के बायस कदरे फ्लैट हो गए थे और इसने इन्हें कैचर में बांध लिया था। वो इस टोरल पर बैठी जो मालिक फरीद के घुटनों के करीब रखा हुआ था। चंद लम्हे वो इसे खामोशी से देखेंगे, गौर से। माहिर और मैं शादी कर रहे हैं, ये कहते हुए माला को अपना लहजा अजनबी सा लगा। माहिर और शादी का लफ्ज़ एक ही फ़िक्र में बहुत अजीब और मुख्तलिफ सा था, लेकिन पूरा नहीं था। जानता हूँ, इसने मुझे इस दिन बता दिया था जब तुम दोनों आगो किए थे। इन्होंने सर इस बात में हिलाया। चेहरा बेतासुर था और आंखें कशमाला को पड़ रही थी। माला ने थोड़ी झुका दी, अपने घुटने से नाखून रगड़ती रही, फिर चेहरा उठाया तो वो इसी तरह इसे देख रहे थे। क्या आप इसके फ़ैसले से खुश हैं? वो इनकी आंखों में कुछ तलाश करना चाह रही थी। इसकी ज़िंदगी है, इसका फ़ैसला है, वो जो चाहे कर सकता है। अगर तुम्हें मेरी मदद दरकार